नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। और चलिए, एक कॉलर शो है तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। चलिए, तो अब शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। कच्चे तेल के साथ जिस तरह की गिरावट कच्चे तेल में बढ़ी है, करीब 5% तक दाम टूट चुके हैं। एमसीएक्स क्रूड 5100 के करीब आ गया है। सचिन गुप्ता है हमारे साथ और जिगर धर्मशी है मोतीलाल ओसवाल के। सचिन, पहले आप बताइए कि कच्चे तेल में जो गिरावट बढ़ी है, क्या लग रहा है, और कितने गिरावट और बाकी, और कितना सस्ता हो सकता है क्रूड? गुड आफ्टरनून पुष्पमोहन जी। देखिए, अगर क्रूड की बात करें तो एक तरफा गिरावट जो है वापस से देखने को मिली है, बिकॉज डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वायरस। और अगर हम बात करें कि करंट लेवल से किस तरीके का मोमेंटम लग रहा है, तो हमें लगता है कि एक बार शॉर्ट साइड में ही पोजीशंस रखना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन साइड का ही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ रख सकते हैं करीब 50 टू 40, 50 टू 50 के आसपास अगर क्रूड आता है तो वहां से एक बार शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। हायर साइड में जो स्टॉप लॉस है वो 5320 का है, और डाउन साइड में हमें लग रहा है एक बार 5100 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की हम बात करें तो 5000 का एक इमीडिएट सपोर्ट डाउन साइड में है। हमें लगता है एक बार 5000 तक के लेवल्स जो है वो क्रूड टेस्ट कर सकता है, और इनकेस 5000 के लेवल्स वहां पे ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड और एक्सपेक्टेड है 4800 तक के लिए। तो ओवरऑल जो रुझान है वो शॉर्ट साइड का ही है। रुझान यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे गिरावट की ही संभावना ज़्यादा लग रही है सर। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें, पोजिशनल व्यू से, तो क्या नज़रिया है आपका कच्चे तेल में? क्या नीचे के लेवल 5000 के आसपास से आपको लग रहा है कि रिकवरी लौटेगी कच्चे तेल में? देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 5000 का, और हमने पहले भी देखा है 5000 और 4800 के आसपास से एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली थी। हमें लगता है इनकेस 5000 का अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 4800 के आसपास से डेफिनेटली जो है वो वापस से बाइंग लौटना चाहिए। तो ओवरऑल ब्रॉडर अगर हम व्यू देके चले तो इनकेस अगर किसी को बाय पोजीशंस लेनी है तो 4800 4850 के लेवल्स का वेट करें। उन लेवल्स पर जो है वो बाय पोजीशंस बनाई जा सकती है। व्यू है कच्चे तेल को लेकर। आज काफी गिरावट है। आज के सत्र में करीब 5% तक दाम गिर चुके हैं। इंट्राडे में तो 6% से भी ज्यादा गिर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। वो है 7 एग्री वायदा कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश पर सेबी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया और तत्काल प्रभाव से 7 कमोडिटी, उसमें गेहूं के कॉन्ट्रैक्ट है, पैडी जो नॉन बासमती है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तिलहन में सरसों और सोयाबीन के सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, और साथ ही क्रूड पाम तेल के वायदा पर पाबंदी लगाई। इसके अलावा दलहन में चना और मूंग पर भी पाबंदी ली। हालांकि चना और सरसों पर पहले से भी पाबंदी थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि अगले 1 साल तक इन कमोडिटी के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अब लॉन्च नहीं होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट और शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट अनिल घनवट साहब है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस फैसले का किसानों पर कितना असर होगा, क्योंकि सोयाबीन, सरसों और चना यहाँ तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी थे और एपीओज के जरिए वो धीरे धीरे पार्टिसिपेशन भी बढ़ा रहे थे। कितना बड़ा झटका है ये उनके लिए? ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, इसलिए सोयाबीन का किसान जिसके आशा थी कि जी 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 अनिल जी, यानी अनिल जी को लगता है कि ये किसानों के लिए काफ़ी बड़ा झटका है और एफपीओज की तरफ से जो धीरे धीरे भागीदारी आ रही थी पिछले सीजन तक, उस भागीदारी को एक तगड़ा झटका लग सकता है। और वो प्राइस डिस्कवरी के लिए किधर जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए किधर आएंगे? अनिल जी, कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे आप? तो सोयाबीन के लिए तो लोगों को आशा थी कि 8000 के ऊपर भाव जाएंगे, उसके दाम जाएंगे, 10,000 तक जाने की आशंका थी। लेकिन अब 7000 में जिन्होंने नहीं बेचा उनको 6000 में शायद बेचना पड़ेगा, उससे भी कम बेचना पड़ सकता है। दूसरी बात है, चने का हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, 1.5-2 महीने में चना मार्केट में आ जाएगा। और पिछले साल का चना जिन व्यापारियों ने रखा था उसे भी कोई आगे प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा, तो उन्होंने भी मार्केट अभी फ्लड करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही दाम बहुत गिर चुके हैं। और अगर फ्यूचर्स मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट में से अगर चना निकला जाता है तो इस सीजन का चना किसानों को एमएसपी से कम दाम में बेचना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ी मुसीबत है किसानों के ऊपर। 5,100 रुपए का जो एमएसपी है उससे भी कम दाम में किसानों को ये बेचना पड़ेंगे। हालांकि चावल, व्हीट और ये मूंग ज्यादा तो ट्रेड होते नहीं है कमोडिटी मार्केट्स में, लेकिन सोयाबीन, सरसों सरसों का इस साल तो बम्पर यील्ड है। गवर्नमेंट का अनुमान है कि 30% ज्यादा प्रोडक्शन है, यानी 100 से 110 लाख टन का प्रोडक्शन आ सकता है। ओके। तो सरप्लस के बावजूद भी अगर इस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो ये भी एमएसपी के दरमियान बिकेगा या उससे भी कम बिकेगा, तो किसानों को बहुत ही तकलीफ है इससे। ये जो फैसला है ये तुरंत वापस लेना चाहिए। ओके, यानी इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग एग्री संगठन की तरफ से है, एफपीओज की तरफ से। अनिल घनवट ये बात कह रहे हैं। सर, एक और बात आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे ऐसे भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं, आप एग्जांपल के तौर पे अनियन या फिर टमाटोज वगैरह ले लीजिए, वहाँ पे भाव इतनी तेजी आती है, वहाँ पर तो वायदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसके बावजूद इस तरह के फैसले क्यों लिए जाते हैं? और दूसरी बात, आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई वक्त नहीं मिलता है। एक एसओपीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो होनी चाहिए कि आपको जब कोई वायदा पर आप बैन लगाते हैं तो उसका एक तरीका हो। अचानक से आप फैसले ले रहे हैं तो ऐसे मार्केट का सेंटीमेंट कितना खराब होगा अनिल जी? बहुत ही खराब होगा। इससे तो क्या है, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो रेपुटेशन है, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ऑनियन का हमारा इंटरनेशनल मार्केट में शेयर 80% तक था। अब ये हमारे इस तरीके से डिसीजन लेने की वजह से 40% से नीचे आ गए। जो हमारे कंज्यूमर्स थे, इंपोर्टर्स थे, वो हम हमसे मुंह मोड़ रहे हैं, दूसरे देशों से खरीद कर रहे हैं। अभी म्यांमार से बांग्लादेश प्याज मंगा रहा है, हमसे नहीं खरीद रहा है। इसी तरह इस कमोडिटी मार्केट में भी अगर इंटरवेंशन होता रहता है तो ये कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम बिल्कुल इस तरह का। नहीं, हमारा तो कहना यह है कि 20-25 साल के लिए एक पॉलिसी बनाओ, कृषि के लिए, कृषि ट्रेडिंग के लिए एक पॉलिसी बनाओ और उसके तहत व्यापार होने दो। अगर कोई भी उठ के उसको रात को अगर कोई बोल देगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है कुछ करो, तो सुबह उठ के वो बैन लगा देता है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं मार्केट हो सकता। तो हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी है वो धोखे में आ गई है। तो सरकार ने इस पे सोचना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसमें होनी चाहिए, उसकी बहुत बहुत जरूरत है। यानी इसको लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है और किसान संगठनों की यह भी मांग है कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। हमारे साथ योगेश द्विवेदी जी भी है, सीईओ हैं मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपका पहला टेक क्या होगा? आपकी तरफ से क्या रिएक्शन है सरकार की तरफ से जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं? अचानक से 7 डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक साथ बैन करने का फैसला लिया गया है, इससे किसानों को कितना नुकसान होगा? क्योंकि आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि पिछले साल तक सोयाबीन के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे फार्मर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और धीरे धीरे भागीदारी और आगे बढ़ती, इससे कितना झटका लगेगा? नहीं, ये जो आज की जो न्यूज़ है ये तो काफी निराशाजनक है, क्योंकि हम लोग तो बल्कि इसके विपरीत हम ये अपेक्षा कर रहे थे। और पिछले हम कार्यक्रमों में भी ये बात हुआ था कि सोयाबीन, सरसों तो ठीक है, इनमें दिक्कत तो हो ही रही है सोयाबीन को पर्टिकुलरली लेकर के, और जो थोड़े भाव बढ़े थे। तो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसान सोयाबीन जैसी फसलों को छोड़ने मतलब छोड़ रहा था बिकॉज ऑफ प्राइस। और जिस तरह का ये क्रॉप ऐसा है जो नेचुरल कैलेमिटीज के साथ काफी एक्सपोज रहती है, मतलब इसमें चांसेस फेलियर के ज्यादा रहते हैं, तो किसान वैसे भी नहीं करना चाह रहे थे। अब थोड़ा प्राइस बढ़ा था तो एक लोगों को थोड़ा सा आशाएं बढ़ी थी किसान इस बार कि चलो अगले बार हम लोग जो है और क्षेत्रफल अपना बढ़ाएंगे। बट इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो इस तरह की जो पॉलिटिकल जो नीतिगत जो डिसीजन इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में लेने के। और इसका जो दूरगामी जो परिणाम होगा कि जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि आई सीट और इनके हम लोग नेट इंपोर्टर हैं, और उल्टा हम इसको बढ़ाने के लिए हमें अगर इसको बजाय कि इसका निगेटिव होगा कि लोग इसको और नहीं करेंगे, क्योंकि जहां प्राइस डाउनफॉल होगा तो हमारे किसान जो है वो वापस चले जाएंगे वही ट्रेडिशनल फसलों के पास। जो ट्रेडिशनल मीन्स वही जो धान और गेहूं की बात हम लोग करते हैं। दूसरा एक बात जो है कि धान गेहूं में बैन लगाने का बात है, हम लोग तो उल्टा ये है कि अभी सरकार कितना एमएसपी में खरीदेगी, सरकार कितना खरीद सकती है, एक बहुत बड़ा समस्या है। और अभी अपन देख रहे थे कि काफी समय से जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे, आप उल्टा अपने ऊपर बर्डन और बढ़ाना चाह रहे हैं।
बजाय कि अगर आपको मार्केटिंग सिस्टम से अगर वो सपोर्ट मिले। पिछले बार चने का रेट वायदा और इसमें ज्यादा था तो सरकार पर बर्डन कम आया था, क्योंकि ये कोई पीडीएस का आइटम नहीं है जो चना है या सरसों है। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए था कि इस तरह के जो ऐसे निर्णय जो कि सरकार के ऊपर भी बर्डन बनेंगे, क्योंकि अगर आपने वायदा बाजार तो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है हमारा गेहूं धान का। हम लोग डिमांड कर रहे थे इनफैक्ट कि इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे रिमोट और इसके एरिया, ऐसे एरिया जहां एमएसपी पे नहीं पहुंच पाते तो उसको मार्केट का एफपीओ के माध्यम से किसानों को फायदा मिले। तो ये निर्णय, जैसा हमारे अभी साथी पिछले जो हमारे बोल रहे थे कि एक तो ये पहलू है किसानों का, दूसरा इंटरनेशनली जो इसके एस्पेक्ट है वो भी काफी निगेटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों ने किए करके रखे हुए, बाहर सौदा करके रखे हैं, अचानक आपने उसको बैन लगा दिया, तो इससे जो है क्रेडिबिलिटी एज ए नेशन जो है ये हमारे लिए बहुत निगेटिव होगा। व्यापार के लिए और कृषि व्यापार के लिए ये कदम जो है ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में उठाए कदम है, और इसके परिणाम जो है वो दूरगामी परिणाम जो है वो गलत होंगे। योगेश जी, आप एक बड़े एफपीओज को चलाते हैं, मध्य भारत एफपीओज, काफी बड़ी संख्या में काफी किसान उससे जुड़े हुए हैं। क्या आप सरकार को कुछ लिखने वाले, लिखित में देने वाले हैं या कुछ शिकायत करने वाले हैं? सरकार को हमने अभी कुछ दिन पहले ही हमने लिखा था, कृषि मंत्री जी को हमने लिखा था, और जब बात आ रही थी कि इसको सोयाबीन को खोला जाए, इनफैक्ट जो बैन लगाया गया था सरसों और सोयाबीन में, और अभी हम लोग पुनः जो है सरकार को लिखेंगे। बिल्कुल जो है 158 एफपीओज है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, और हम लोग इनको सरकार को फॉर्मली हम लिखने वाले हैं कि इसको जो है, इसको जो बैन लगाया गया है इस पे सरकार विचार करे, और हमें लगता है कि इसको खोलना चाहिए। और इस बैन लगाने से ये अल्टीमेटली हमारे किसानों का इससे भला नहीं होगा, ना ही इंडस्ट्री का भला होगा। ओके, अनिल घनवट जी, आपकी क्या तैयारी है नेक्स्ट स्टेप के तौर पे? क्या आप क्या करने वाले, क्या सरकार के पास जाने वाले हैं, अपना पक्ष रखेंगे? क्या नुकसान हो रहा है बताएंगे, क्या करेंगे आप आगे? ऐसा तो पहले तो उन पे खत लिखेंगे कि ये निर्णय जो है ये तुरंत वापस लिया जाए, और अगर नहीं लिया जाता तो फिर आंदोलन के सिवा दूसरा कोई चारा है नहीं हमारे देश में, ये कि सरकार का इसके ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और सिर्फ कमोडिटी मार्केट्स के बारे में नहीं तो टोटल एग्रीकल्चर के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। इसके लिए हम अभी बड़े पैमाने में दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोग लाने की हम तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो भी है, हर राज्य के जो किसान है, एफपीओ लीडर्स है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लीडर्स है, उनके एसोसिएशन है, सबको साथ लेके हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि ऐसा कभी पकड़ा कभी छोड़ा, कभी हाँ कभी ना, ये नहीं चलेगा। अब हमको एक पॉलिसी बनाओ, जो अभी चाहिए वो बनाओ, और हमको तय करने दो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम चना लगाने की सोच रहे हैं कि अगले साल अच्छा ये आएगा, दाम मिलेंगे, और आप रात भर में उसका डिसीजन बदल देते हैं, कभी एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, कभी स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, कभी कमोडिटी मार्केट से हटा देते हैं, तो किसान खेती कैसे करेगा? ट्रेडर्स उनका ट्रेड कैसे चलाएंगे? एक्सपोर्टर्स उनके डिसीजंस कैसे लेंगे? मिलर्स उनका स्टॉक कैसे रखना तय करेंगे? तो ये सब जो कंफ्यूज सिचुएशन है, इसमें से अगर बाहर निकलना है तो जो भी इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, किसान है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हम साथ मिलकर सरकार को बताएंगे। उस सरकार के साथ लड़ना नहीं है, सरकार को समझाना है कि ऐसा सरकार ऐसा क्यों करती है। तो इसका जवाब यह है कि सरकार को इलेक्शन जीतनी होती है, जितना सस्ता खाने को मिले उतने लोग उनके साथ रहते हैं। महंगाई बढ़ जाती है तो वो प्रमुख हथियार होता है किसी भी सरकार के खिलाफ, और वो नौबत ना आए इसलिए सरकार खेती ऊपर के काम गिराती है। तो ये बंद होना चाहिए हमेशा के लिए। ओके, यानी एक कुल मिलाकर कहना यही है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, ताकि आप या तो कोई इस एग्री इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टर्स भी तभी आएगा जब आपकी पॉलिसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो। ये नहीं कि अचानक से कोई वायदा आपने शुरू किया और फिर बंद कर दिया है। और जब भी आप इस तरह के फैसले लेते हैं तो आपको हर पक्ष की राय लेनी है, किसान संगठन हो या ट्रेडर्स हो, जो भी कम्युनिटी, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हर एक SOPs हो, उसके बाद ही आप इस पर डिसीजन लो। शुक्रिया अनिल जी आपका, और योगेश जी आपका इस अहम चर्चा में आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वायदा बाजार में अगर आज देखें तो एग्री मार्केट में भारी बिकबाली है। सेंटीमेंट जिस तरह से बिगड़े हैं इसका असर यहाँ पर दिख रहा है। हमारे साथ जिगर धर्मशी और सचिन गुप्ता बने हुए हैं।
जिगर क्या लग रहा है, एग्री वायदा में काफी बिकवाली दिख रही है इस खबर के बाद से ही और चौतरफा गिरावट है। क्या करना चाहिए अगर किसी को, जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट है 8-9 उसमें अगर किसी को पोजीशन लेने हैं तो आप क्या राय देंगे उनको? जी देखिए, वैसे तो जिस तरह का जो हमने आज एक अपडेट देखा है, तो कहीं न कहीं एक जो सेंटिमेंट है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और जिसका रिएक्शन डेफ़िनेटली हमने प्राइसेज़ में भी आता हुआ देखा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जब तक कोई फर्दर क्लैरिटी नहीं आती तब तक तो कुछ और पोज़ीशंस के बारे में सोचना नहीं है और बिकॉज़ आगे के फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है 1 साल के लिए। तो कहीं न कहीं एक सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव अराइज़ हो रहा है मार्केट में। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ भी जो भी रेगुलेशंस है उसको टाइटन करनी चाहिए, ना कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना चाहिए। सिस्टम्स को स्मूदन करना चाहिए ताकि जो मार्केट की जो क्रेडिबिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ है जिसको आगे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मना किया गया है या 1 साल के लिए बैन किया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिविटी है, सेलिंग प्रेशर रहेगा इस नेगेटिविटी की वजह से काफ़ी सारे एग्री कमोडिटीज़ में। तो ये भी हुआ है। सचिन, आपका एग्री वायदा में आज इस तरह की गिरावट दिख रही है, आप क्या राय देंगे? अगर कोई पोजीशन लेना चाह रहे हैं या जो पहले से फंसे हुए हैं उनको क्या सलाह देंगे? सर देखिए, ऑल ऑफ द सडन जिस तरीके का डिसीजन लिया गया है, सेंटिमेंट्स डेफिनेटली वीक हुए हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल आया है। साथ ही साथ में ऑलरेडी जिस तरीके के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज थे, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू थे रिलेटेड टू द एग्री ट्रेडिंग, वो वापस से कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव हैं और अगर इस डिसीजन के को लेकर कोई भी निष्कर्ष फाइनल नहीं निकलता है कि जैसे अभी ये बात हुई अभी भी कि हाँ हम लेटर लिखेंगे, चर्चा करेंगे, इन केस अगर डिसीजन अपना वापस गवर्नमेंट नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, क्लाइंट के किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो हमें लगता है कि जो भी कमोडिटी एट प्रेजेंट वैन की है उसमें फ्रेश पोजीशन तो बट ऑब्वियस वैसे भी नहीं बना सकते हैं, बट जो पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड हैं वहां से एग्जिट कर लें, दैट वुड बी बेटर। बिकॉज जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है, चने में भी हुआ था, आरएमसी में भी ये हुआ है और जिन लेवल्स पर प्राइस लाइक वैन लगाया था वहां से कहीं ना कहीं दोनों ही काउंटर्स जो है वो डाउन साइड में आते हुए नजर आए हैं। तो ऑलरेडी अगर पोजीशंस हैं तो उससे एग्जिट कर लें, तो सो दैट फर्दर जो लॉसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर में, जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनसे बचा जा सकता है। सचिन, एक सवाल भी है। अशोक जी है अमरावती से, इनके पास 6400 की पोजीशन अभी बनी हुई है। हालांकि मौजूदा जो पोजीशन है उसे काटने की इजाज़त दी गई है, स्क्वायर अप करने की। 6400 पे इनकी खरीद है, इनको नुकसान भी हो रहा है, आप क्या सलाह देंगे इनको? सर मेरा सजेशन इनको यही रहेगा कि नुकसान को एक बार बुक कर लें, बिकॉज जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि चने और ऑरेंज सीड में जिस तरीके का पहले हमने एक्शन देखा है कि बैन होने के बाद में कंटिन्यूसली प्राइसेस के अंदर एक डाउनफॉल आता हुआ दिखा है, तो बेटर है कि पोजीशंस को अभी एग्जिट कर लें इंस्टेड ऑफ होल्ड की और लंबे लॉस के लिए वेट करें। उससे बेटर है कि अभी पोजीशन से एग्जिट कर लें। तो ये व्यू है। चलिए कुछ नॉन एग्री मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं, सवाल भी ले लेते हैं। महेश है हैदराबाद से, इनके पास गोल्ड और सिल्वर पर इन्हें राय चाहिए, नई पोजीशन बनानी है। जिगर, क्या राय देंगे इनको? देखिए, गोल्ड एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हमने देखा कि फेड के आउटकम के बाद प्राइसेस में रिकवरी जरूर से आई है, बट एक्चुअली फेड के आउटकम जो है वो काफी ज्यादा हॉकिश है, जो मेजरली गोल्ड सिल्वर के लिए उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए रहेंगे, आने ना ही इंट्राडे में बट आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। तो मुझे लगता है कि 47,500 एक लोअर एंड पे सपोर्ट रहेगा और 49,250 ये अपसाइड का एक रेजिस्टेंस देख रहा हूं मैं। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस इसी रेंज के बीच में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मैं ट्रेडर्स को रिकमेंड करूंगा कि प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो इंट्राडे के लिए सेलिंग रिकमेंडेशन जरूर से रहेगी। बट अगर कोई बाइंग की रिकमेंडेशन या बाई के लिए कोई वेट करना लेना चाहता है बाई की पोजीशन, तो मैं सजेस्ट करूंगा तकरीबन 48,000 के करीब प्राइसेस को आने दीजिए और उन लेवल्स पे थोड़ी खरीदारी करिए और 48,750 से लेके 49,000 तक के लिए वहां पर पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं। बट अगर इंट्राडे किसी को पोजीशन लेनी है तो इंट्राडे में सेलिंग लग रहा है। 48,500 के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पर सेल करके चलिए। 650 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 48,250 तक की गिरावट आती हुई दिख सकती है। अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। योगेश है जयपुर से, कॉपर इनके पास 2 लॉट है 737 के भाव पर। इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है 737 के लेवल पर और साथ ही जानना चाह रहे हैं सोने चांदी में क्या करें। क्या इनकी पोजीशन सही है सचिन? क्या 737 पे शॉर्ट?
जी विश्मोहन जी, पोजीशन इनकी बिल्कुल सही है। हमें भी शॉर्ट साइड का ही ट्रेड आज के ट्रेडिंग सेशन में लग रहा है, तो पोजीशंस को होल्ड करके रखिए। हायर साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे यहाँ पर 741 का एक स्टॉप लॉस रखिए ट्रेड में, और डाउन साइड में हमें लगता है कि एक बार 732 730 तक के टारगेट्स जो है वो इवनिंग सेक्शन तक देखने में मिल सकते हैं। तो इवनिंग सेशन में वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से हमें भी लगता है कि एक बार गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो है स्लाइटली प्रेशर आ सकता है। 48,400 के आसपास इनकेस गोल्ड के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। हायर साइड में जो स्टॉप लॉस है 48,550 का रहेगा। डाउन साइड में टारगेट हमें लगता है एक बार 48,100 तक के टारगेट्स आज ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल आकाश का है, इंदौर से। नेचुरल गैस बाई या सेल, क्या करना चाहिए जिगर? नेचुरल गैस में काफी हद तक गिरावट आ चुकी है और एक क्रिटिकल लेवल्स के करीब से प्राइसेस में थोड़ी रिवर्सल आज आते हुई दिखी है। नेचुरल गैस में सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा काफी वॉलेटाइल है, तो 6 स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। लोज तकरीबन 278 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मुझे लगता है अगर 6 स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो 278 के स्टॉप लॉस से 284-83 के रेंज में खरीदारी का मौका ले सकते हैं। बट अगेन ये जो खरीदारी है वो बिल्कुल ही पुल बैक के लिए है, बहुत ज्यादा पोजीशंस होल्ड नहीं करनी है। और एनीवेयर 290 292 के तक के लेवल्स आते हैं तो वहां पर बुक प्रॉफिट कर लेना है। तो 284-83 के रेंज में खरीदारी करें, 278 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाए और 290-92 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है। चलिए अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। क्रिश है दिल्ली से। कॉपर बाई या सेल? सचिन क्या सलाह देंगे इनको कॉपर पर? कॉपर में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह देंगे। जैसे कि मैंने अभी भी बताया 741 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लगता है एक बार 732 और 730 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। विनय द्विवेदी हैं। क्रूड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 5,400 रुपए पे। जिगर क्या सलाह देंगे? 5,400 रुपए की शॉर्ट पोजीशन है, बढ़िया प्रॉफिट में, क्या करना चाहिए इनको जिगर अब? मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो है या तो ये मार्केट में प्रॉफिट कवर करके चल सकते हैं। काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, 200 रुपए की पोजीशन इन द मनी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार प्रॉफिट कवर करेंगे तो मच बेटर है। और मुझे लगता है कि काफी करेक्शन के बाद इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग का मूव जरूर से आता हुआ दिख सकता है। तो करंट लेवल्स पे 5200 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट कवर कर लेना चाहिए और दोबारा पोजीशन बनाने के लिए वेट करना चाहिए। हायर लेवल्स पे सेलिंग का ही पोजीशन बनानी होगी वापस। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। मयंक है। 2 लॉट 61,235 61235 पे इन्होंने सिल्वर सेल कर रखी है, क्या करना चाहिए सचिन इनको? ये पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। हमें लगता है एक बार 62,000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट ऑलरेडी ये डाउन साइड से शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे हैं, तो एक ही ऑप्शन है कि 62,000 का एक स्टॉप लॉस रखें। डाउन साइड का टारगेट जो है हमें लगता है एक बार 60,700 500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, एक कॉलर, उन्होंने अपना नाम तो नहीं भेजा है लेकिन गोल्ड इन्होंने बाई कर रखा है 48,620 रुपए पर। जिगर क्या सलाह देंगे? 48,620 पर बाइंग है इनकी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडर व्यू जो गोल्ड का है वो रेंज बाउंड का है। इंट्राडे में मुझे थोड़ी सेलिंग लग रही है, तो इंट्राडे थोड़ा करेक्शन जरूर से रहेगा। बट अगर इनका रिस्क एपेटाइट है और गोल्ड की पोजीशन को अगर ये 2-4 दिनों तक के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा 48,000 जो मेरा टारगेट है उसके बिलो का स्टॉप लॉस रखना होगा, तकरीबन 47,900 का। उस स्टॉप के साथ होल्ड करके चलिए। मुझे लगता है एक करेक्शन के बाद रिकवरी जरूर आएगी तो इनको एग्जिट का मौका मिल जाएगा। तो 47,900 इनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चलिए कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया जिगर आपका, सचिन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र।